हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए 9वें मॉडल प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न और सबसे पहला प्रश्न है, पुलकेशियन किस राजवंश के थे? चोल, चालुक्य, मौर्य, गुप्त। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, नंद, पल्लव, गुप्त। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नंद। प्रश्न नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बलबन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 4 है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? मंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मैसूर। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, बम्बई। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7 है, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबावाला, ज्योतिबा फूले। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ज्योतिबा फूले। प्रश्न नंबर 8 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में, 9 राज्यों में, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 7 राज्यों में। प्रश्न नंबर 10 है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी मामला। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अलीपुर बम मामला। अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम से पूर्व। प्रश्न नंबर 12 है, भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है, जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दें, जो रात व दिन के साथ अपनी दिशा बदल लें, जो कभी दिशा नहीं बदलती, जो पर्वतीय ढलान पर बहती हों। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो कभी दिशा नहीं बदलती। प्रश्न नंबर 13 है, कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बेंगलोर। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? नागरकोइल, जैसलमेर, माधापुर, कच्छ का रण। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 माधापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 आय वितरण। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, विनिर्माण, डेयरिंग, ट्रेडिंग। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ट्रेडिंग। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विश्वास है की शुरुआत की है? झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? 1956, 1966, 1976, 1986। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1966 में। प्रश्न नंबर 20 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मुंबई में। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित विषय हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है?
8वें अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई एक, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हिंदी। प्रश्न नंबर 22 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 388। प्रश्न नंबर 25 है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ऑप्शन है वार्ड सदस्यों, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम्स, फैगोसोम्स। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 27 है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस एपिडिडायमिस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करते हैं? जस्ता और सल्फर, पोटेशियम और पारा, स्ट्रोंटियम और बेरियम, क्रोमियम और पारा। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रोंटियम और बेरियम। प्रश्न नंबर 29 है, चमगादड़ खाली स्थान के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से ही जान लेता है। ऑप्शन दिया हुआ है इंफ्रारेड रोशनी, अल्ट्रावायलेट रोशनी, उनके शरीर में रहे रसायन, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अल्ट्रासोनिक ध्वनि। प्रश्न नंबर 30 है, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? बर्नौली नियम, पोसियल्स सिद्धांत, पास्कल नियम, आर्किमिडीज का नियम। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पास्कल नियम। अब आगे प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 288 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग 288 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसको जब निकालेंगे तो ये 144 आ जाएगा, इसके बाद 2 से फिर तो ये 72 आ जाएगा, फिर 2 से ये 36 आ जाएगा, फिर 2 से फिर ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से ये 9, फिर 3 से ये 3। तो अभाज्य गुणनखंड इसका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार 2 है और 2 बार 3 है। तो दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इनको अलग अलग भागों में बांट के अलग अलग निकालेंगे कौन कौन सी संख्याएं हमें क्रमागत प्राप्त हो रही हैं जो कि इनका गुणनखंड हो। तो इसमें गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एक 16 मान लेते हैं, फिर बचा इसमें 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 3 छत्रिक 18, 16 गुणे 18। तो एक संख्या हो गई 16, एक संख्या हो गई 18। तो ये दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो अगर इनका गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा 288। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 16 और 18। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी में से प्रथम 60 किलोमीटर की दूरी को
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमें पता है 80 किलोमीटर, कुल दूरी हमें पता है कि ये है 80 किलोमीटर, और हमें कुल समय निकालना है। तो कुल समय निकालेंगे तो पहले 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो ये चलने में समय लग जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा 4, यानी कि 60 बट्टा 40, और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो शेष दूरी बच रही है 80 माइनस 60 बराबर 20, और चाल है 20 किलोमीटर घंटा, तो 20 बट्टा 20, और दोनों समय को जोड़ देंगे तो हमें कुल समय प्राप्त हो जाएगा कि कितना कुल समय लग रहा है 80 किलोमीटर जाने में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 5/2 घंटा। तो अब औसत चाल जब निकालेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी है 80 और कुल समय लग रहा है 5/2 घंटा, तो 80 बट्टा 5/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 बट्टा 5 गुणे 2, ये कैंसिल कर काट देंगे तो 80 में 5 से भाग देंगे 16 बचेगा, तो 16 गुणे 2 बराबर 32। तो औसत चाल आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। एक वस्तु का मूल्य 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकान की राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य है, वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपया, और टोटल कितनी मान लेते हैं कि, और टोटल जो वस्तुओं की बिक्री है 100 वस्तुओं की बिक्री हो रही है, तो बिक्री बराबर 100 वस्तुओं की, 100 वस्तुएं। तो 100 रुपये मूल्य है और 100 रुपये वस्तुएं इस बेच रहा है, 100 वस्तुएं बेच रहा है। तो टोटल इसका जो कितना बेच रहा है, कितने रुपए का, तो टोटल इसका सेल हो जाएगा, टोटल सेल बराबर 100 गुणे 100 बराबर 10,000, 10,000 रुपये का टोटल सेल हो रहा है। अब कह रहा है कि एक मूल्य 30% घटाने पर, तो मूल्य है 100 रुपये, तो 30% इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 70 रुपये। तो अब 70 रुपये में बेच रहा है और कह रहा है कि इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। पहले 100 वस्तुएं बेच रहा था, तो अब 20% और अधिक बेचेगा, यानी कि 100 का 20% 20, तो 120 वस्तुएं बेच रहा है टोटल। तो अब टोटल बिक्री जब निकालेंगे तो 70 हो जाएगा उसका मूल्य, और टोटल वस्तुएं बेच रहा है 120, तो 70 गुणे 120, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 8400। तो 8400 अब बेच रहा है, जब 30% मूल्य घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जा रही है। तो अब टोटल बेच रहा है 8400 रुपये की। पहले बेचता था 10,000 रुपये की, अब बेच रहा है 8400 रुपये की। तो टोटल कमी कितनी हो गई, 1600 रुपये की। तो 1600 रुपये की कमी हो गई, तो यानी कि अब कमी हो गई है उसे 1600 रुपये की, यानी कि उसकी हानि हो रही है। और प्रतिशत यही पूछ रहा है, ये सब प्रतिशत में ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्रतिशत निकालेंगे कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो कमी हो रही है 1600 की। कितने से कमी हो रही है, 10,000 से, क्योंकि पहले 10,000 में बेचता था। तो 1600 बट्टा 10,000 गुणे 100% निकालने के लिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16% की कमी हो रही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 624 78 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? तो इस टोटल में गिन लेते हैं कि अंकों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पूरे संख्या में अंकों की संख्या है 8 अंकों की संख्या है। तो इसके वर्गमूल की संख्या हो जाएगी 4। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 4। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग आएगा
इसका वर्गमूल 624 78 078 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 7904। तो अंकों की संख्या कितनी आ गई? 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है, व्यंजक 159 की पावर 144 प्लस 114 की पावर 123 माइनस 110 की पावर 510 प्लस 213 की पावर 25 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए तो 159 में इकाई का अंक है 9। तो 9 को अगर हम बार बार मल्टीप्लाई करें कई बार तो देखेंगे कि 9 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 81। तो इसकी इकाई के स्थान पे 2 बार मल्टीप्लाई करने पे इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 गुणे 9 गुणे 9 तो ये आएगा 729, यानी कि फिर 9 आ गया। 3 बार गुणा करने पे 9, तो अर्थात यह जो 9 का अगर इकाई के स्थान पे है तो उसकी इकाई के स्थान की वैल्यू जो है 2 बार दो बार गुणा करेंगे तो वो रिपीट होगी। जैसे 2 बार करें तो 1 आ रहा है, 3 बार करें तो फिर 9 आ रहा है, 4 बार करेंगे तो फिर 1 आएगा, 5 बार 9 का गुणा करेंगे तो फिर 1 आएगा। तो इस हिसाब से रिपीट होगा। तो 2 बार में रिपीट हो रहा है तो 144 में हम लोग उसकी घात में 2 से डिवाइड कर देंगे। जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा कट जाता है तो इसका मतलब होता है कि 9, अब ये जो लास्ट में जो रिपीट होता है वो उसके उतनी बार गुणा होता है। जब 2 बार में गुणा करने पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब कि 2 बार इसमें 9 का गुणा होगा तो इकाई का स्थान पे आ जाएगा 1। तो जो पहला व्यंजक है 159 की पावर 144, इसमें अगर इकाई का अंक हम लोग देखेंगे तो इसके इकाई का अंक आ जाएगा 1। इसी तरह दूसरे में देखें 4 है, इकाई 114 में इकाई का अंक स्थान पे 4 है। तो 4 का जो जब बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 का अगर 2 बार करें तो 6 आएगा, 3 बार करें तो फिर 4 आएगा, फिर 5 बार करें तो फिर 6 आएगा। तो इस तरह यह अभी 2 बार में रिपीट हो रहा है। तो जो 2 बार में रिपीट हो रहा है तो 123 इसकी जो घात है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो इसमें शेषफल 1 बचेगा। जब शेषफल 1 बचेगा तो इसका मतलब है कि इसमें जो 4 का गुणा है वो 1 बार हो रहा है। तो इसकी इकाई के स्थान पे आ जाएगा 4। इसके इकाई के स्थान पे 4 आएगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। फिर है आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 110 में इकाई का स्थान पे है 0। तो 0 का कितना भी बार अगर गुणा करें तो हमेशा 0 ही इकाई के स्थान पे आएगा। तो इसकी इकाई के स्थान पे आ जाएगा 0 प्लस, अब 3 का है 213 में इकाई के स्थान पे 3 है। अगर 3 को हम देखें 3 एक बार में है तो 3 आएगा इकाई के स्थान पे। 2 बार है 3 गुणे 3 तो ये 9 आएगा। इसी तरह 3 बार है ये तब 7 आएगा, 3 3 9 27 इकाई के स्थान पे 7। अब इसी तरह 4 बार है तो फिर ये आ जाएगा 81, अर्थात इकाई के स्थान पे 1 आ जाएगा। फिर 5 बार कर रहे हैं, 5 बार जब करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे आ जाएगा 243 आएगा। फिर इकाई के स्थान पे 3 आ जाएगा। तो ये टोटल कितनी बार में रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 बार में अलग अलग आ रहा है। 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार करेंगे तो फिर वही रिपीट होगा। तो ये 4 बार में रिपीट हो रहा है। तो 25 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें शेषफल आ जाएगा 1। जब शेषफल 1 आ जाएगा तो इसका मतलब 3 का गुणा 1 बार हो रहा है। जब 3 का गुणा 1 बार होता है तो इकाई के स्थान पे 3 ही आता है। तो ये हो जाएगा +3। अब इस समीकरण को सॉल्व कर दें। 4 1 5 प्लस माइनस 0 तो 5 3 8 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पे कितना आ गया? 8। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अब सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 है, कोप का विलोम शब्द है शांत, गुस्सा, क्रोध, भयभीत। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शांत। प्रश्न नंबर 37 है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन है अनु प्लस ठान, अनु प्लस स्थान, अनु प्लस थान, अनु प्लस ठान। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अनु प्लस ठान। प्रश्न नंबर 38 है, जिसका काम उसी को साजे। लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, काम करने वाला ही सुशोभित होता है, जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे, अच्छा काम सजता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जिसका काम उसी को साजे का अर्थ होगा
जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। प्रश्न नंबर 39 है, हुई वीरता की खाली स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो खाली स्थान बताना है, क्या आएगा? वैभव, वीरांगना, कायर, संपन्नता। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वैभव आएगा खाली स्थान पे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। प्रश्न नंबर 40 है, समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी का दिया है उपादेय इष्टकर, काक का सारंग मयूर, पुष्कर का जलाशय ताल, भूमि का मही धरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 काक सारंग मयूर। तो सारंग मयूर जो होते हैं ये दोनों मोर के पर्यायवाची होते हैं, न कि काक के, इसलिए ये विकल्प सही है अनुप्रयुक्त विकल्प, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन कौन से विकल्प इसमें अनुप्रयुक्त हैं, मिल नहीं रहे हैं। अब आगे सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 है, एनालॉजीज फॉर, फिर लोनलीनेस दिया है, प्राइवेसी दिया है, तो बताना है कि इससे संबंधित और कौन कौन से शब्द हैं जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो पहला है पैशन, एपैथी, कंपोजर, इक्वानिमिटी, डेस्टिनी, फेटफुल, इल्यूजरी, अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कंपोजर का इक्वानिमिटी। प्रश्न नंबर 42 है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो पहले सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ बाइंग बुक्स, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ही विल हैव बॉट बुक्स, ही विल हैव बीन बाइंग बुक्स, ही विल हैव बाइंग बुक्स, ही विल बी बाइंग बुक्स। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ही विल हैव बॉट बुक्स। अब अगला है डायरेक्शन 43 to 45 तक के क्वेश्चन के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव अ ब्रीफ पैसेज विथ 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। पैसेज दिया हुआ है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट सो फार नोन विद द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर components of the global environment. Population, food, and energy are the 3 fundamental problems facing mankind. Unemployment, inflation, crowding, dwindling resources, and pollution are all due to the factors like increasing population, high standard of living, deforestation, etc. Man has been tampering with the ecosphere for a very long time and is forced to recognize that environment resources are scarce. Environmental problems are really social problems. They begin with people as cause and end with people as victims. Unplanned use of resources has resulted in the depletion of fossil fuels, pollution of air and water, deforestation, which has resulted in ecological imbalance and draining away of national wealth through heavy expenditure on oil and power generation. अब क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन काजेज unemployment and crowding, inflation and pollution, dwindling resources, unemployment, inflation, crowding, dwindling resources and pollution. इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 है, नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाय स्पेंडिंग हैविली ऑन पावर जनरेशन, फ्यूल्स, वाटर एंड पावर जनरेशन, ऑयल एंड पावर जनरेशन। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑयल एंड पावर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आर फूड, एनर्जी एंड पॉपुलेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्राउडिंग एंड इन्फ्लेशन, लैंड, वाटर एंड एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनकाइंड। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लैंड, वाटर एंड एयर। अब आगे है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में के एक तरफ के 2 शब्दों में एक निश्चित संबंध है और बाकी की दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया है, जबकि दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है जिसका युग में दिए गए शब्दों का समान संबंध है। सही विकल्प ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है,
बुलबुल कूंजना, तो मेढक का किससे संबंधित क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है चीखना, काँव काँव, टर टर चूँ चूँ। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 टर टर। निर्देश बेमेल को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है चीज़, अंगूरी शराब, दूध, दही। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अंगूरी शराब, क्योंकि बाकी की सभी तीनों चीज़ें दूध से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT कोड दिया जाता है, इसी कोड भाषा में BOMBAY को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हम लोग अगर देखें मद्रास को लिखा गया है MADRAS को लिखा गया है NBESBT। तो इसमें देखें +1 हुआ है, इसमें भी +1, 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 तो सब में +1 हुआ है। तो B है तो B में +1 करेंगे तो ये आ जाएगा C। O में +1 करेंगे तो आ जाएगा P, तो C P। M में +1 करेंगे तो आ जाएगा N। B में +1 करेंगे तो आ जाएगा C। A में +1 करेंगे तो B। Y में +1 करेंगे तो Z। तो CPN CBZ, तो CPN CBZ है ऑप्शन नंबर 2 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन अब निर्देश दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है BDF HJL NPR, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है OQS TUV TVX UVW। तो क्या आएगा इसमें यही बताना है। तो अगर हम रिलेशन खोजें तो B के बाद H है तो इसमें +6 हुआ है, फिर H के बाद N है तो इसमें भी +6 हुआ है। इसी तरह D के बाद J है इसमें हुआ है +6, और J के बाद है P इसमें हुआ है +6, और इसी तरह F के बाद है L इसमें हुआ है +6, L के बाद R इसमें भी हुआ है +6। तो इसके बाद वाला शब्द जो आएगा तो N का +6 आ जाएगा, तो N का +6 आएगा T, N का +6 आ जाएगा T। फिर P का +6 आएगा, P का +6 आएगा तो ये P का +6 होता है V, तो TV। और R का फिर +6 आएगा तो R का +6 हो जाएगा X, तो TVX। तो TVX किस विकल्प में है, TVX है विकल्प नंबर 3 में, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे है प्रश्न नंबर 50 यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो कौन सा समीकरण सही है। तो इसके लिए हम लोग सभी समीकरण को बारी बारी से हल करेंगे। तो सबसे पहला समीकरण है 18 + 14 - 24 × 12 भाग 16 = 12। तो इसमें अलग चिन्ह बदल के रख के चेक करते हैं। तो प्लस का है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो ये हो जाएगा 18 × 14। माइनस का अर्थ है भाग, तो 14 - 24, 14 भाग 24। फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो 24 + 12, और भाग का अर्थ है घटाना, तो 12 - 16। इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 12 के बराबर नहीं आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ये 12 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे और चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे बारी बारी से। तो जो ऑप्शन मिलेगा वही इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग एक बार रख के चेक कर लेते हैं। तो ये है 24 है, तो 24, और माइनस का अर्थ है भाग, तो 24 - 12 तो 24 भाग 12 हो जाएगा। प्लस है फिर, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुणा, तो ये प्लस का अर्थ है गुणा, तो 12 × 12। फिर भाग है, भाग का अर्थ है घटाना, तो घटाना 16, और फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो +18। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 में 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 12 - 16 + 18।
इसके बाद और आगे करेंगे तो 12 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 16 प्लस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 16 प्लस 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 26। 24 माइनस 16 प्लस 18 तो माइनस 16 प्लस 18 करेंगे तो ये 2 बचेगा, तो 24 प्लस 2 बराबर 26। तो इसमें बराबर 26 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न 51 दिया हुआ है कि अश्विनी वैष्णव ने भारत में किस वर्ष के अगस्त से पहली बुलेट ट्रेन शुरू किए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 2026, 2027, 2025, 2028। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 2026। प्रश्न नंबर 52 है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है, 10वां, 15वां, 9वां, 13वां। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 13वां। आगे है प्रश्न नंबर 53 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों में की सूची में शीर्ष पर है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड। प्रश्न नंबर 54 है किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात, बुरुंडी, रवांडा, श्रीलंका। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बुरुंडी। प्रश्न नंबर 55 है देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है। 878.78 अरब डॉलर, 778.78 अरब डॉलर, 678.78 अरब डॉलर, 578.78 अरब डॉलर। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 578.78 अरब डॉलर। प्रश्न नंबर 56 है किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। रिलायंस ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप। जिसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अदानी ग्रुप। प्रश्न नंबर 57 है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया। नैनीताल, माउंट आबू, कौलूर, हानले। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 नैनीताल में। प्रश्न नंबर 58 है किसे 2022 के लिए हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह, ललित उपाध्याय, गुरजंट सिंह। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हार्दिक सिंह। प्रश्न नंबर 59 है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 IIT मद्रास। प्रश्न नंबर 60 है ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन, डेनियल नेस्टर, जैक सॉक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रोहन बोपन्ना। अब आगे सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 62 है CV रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को, 14 जनवरी को, 19 दिसंबर को, 28 नवंबर को। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 28 फरवरी को। प्रश्न नंबर 63 है चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम का। प्रश्न नंबर 64 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। 78.04%, 72.04%, 76.04%, 74.04%। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 74.04%। प्रश्न नंबर 65 है देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी। 1971, 1954, 1960, 1948। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 1954 में। प्रश्न नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए रहती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एम दीपक नाम्बियार, रीमा आहूजा, नीलिमा चित्त गोपेकर, मूलचंद शर्मा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नीलिमा चित्त गोपेकर। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? एम कौल, रवि रे, ए गोपालन, एम अनंत सैनम अयंगर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 एम अनंत सैनम अयंगर। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? जॉर्डन, इराक, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तूतीकोरिन, कोचीन, मुर्मुगाओ, कांडला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कांडला का नाम बदलकर रखा गया है। अब अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण संबंधित प्रश्न है। निर्देश 71 से 75 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर लिखिए। नेपाल की तराई में वीरसेन नाम का एक डाकू रहता था। डाके डालना और हत्या करना उसका धंधा था। जंगल की पहाड़ी पर श्रृंगदेव नाम के एक साधु रहते थे। कंदमूल खाकर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन श्रृंगदेव आ रहे थे कि डाकू वीरसेन सामने आया। घने जंगल के बीच में श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को आश्चर्य हुआ। वीरसेन के सामने पड़ने पर लोगों का पसीना छूटता था, लेकिन श्रृंगदेव शांत भाव से देखने लगे। यह देखकर वीरसेन को आश्चर्य हुआ। प्रश्न नंबर 71 है, वीरसेन नाम का एक खाली स्थान नेपाल की तराई में रहता था। किसान, व्यापारी, ऋषि, डाकू। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 डाकू रहता था। प्रश्न नंबर 72 है, श्रृंगदेव खाली स्थान पर रहते थे। पहाड़ी, जंगल, गांव, तराई। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ी पर रहते थे। प्रश्न नंबर 73 है, श्रृंगदेव को देखकर वीरसेन को खाली स्थान हुआ। भय, आश्चर्य, संतोष, असंतोष। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आश्चर्य हुआ। प्रश्न नंबर 74 है, खेलने वाले को खाली स्थान कहते हैं। खिलाड़ी, किलाड़ी, खिलाड़ी, लड़ाकू। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 75 है, 46 को हिंदी में कहते हैं 4, 6, 40 पर 6, 46, 46। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 46। निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। प्रकृति मानव की शिक्षक है। सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित भावना की है। प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है, परंतु हम बदले में प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति हमें जीवन यापन की सुविधाएँ देती है और हम उसका संरक्षण व सेवा संभाल भी सही रूप में नहीं कर पाते हैं। हम उसके प्रति विपरीत स्वभाव रखते हैं। वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं। पेड़ काट कर औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाते जा रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि इस प्रकार ये संसाधन एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति अपनी पुनर्पूर्ति नहीं कर सकती। यह कार्य हमारे कंधों पर है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वनवर्धन करें ताकि प्रकृति से प्राप्त संसाधनों की कमी हमारी भावी पीढ़ियों को न झेलनी पड़े। प्रश्न नंबर 76 है, पुनर्पूर्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पुनर, पुनर, पुनः, पु। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पुनर। प्रश्न नंबर 77 है, औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है औ प्लस द य औ, यह है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 78 है, उपर्युक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक दीजिए। प्रकृति और हम प्राकृतिक संसाधन। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति और हम। प्रश्न नंबर 79 है, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति का सौंदर्य बनाए रखना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है। प्राकृतिक संसाधनों की सेवा संभाल एवं संरक्षण करें। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है। प्रश्न नंबर 80 है, मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है? मनुष्य औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने हेतु वनों को काट रहा है। मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों में वनों की आवश्यकता नहीं है। वन अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। वनों के कई विकल्प हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य औद्योगिक परिसर, भवन, होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने हेतु वनों को काट रहा है।
अब ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 81 से 85 तक के प्रश्नों के लिए, एक घड़ी कंपनी 4 भिन्न उत्पाद बनाती है। इन उत्पादों की 2005 और 2010 में लाखों में बिक्री निम्नलिखित बार डायग्राम में दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 4 टाइप की बना रही है, कलाई घड़ी, मेज घड़ी, विराम घड़ी, दीवार घड़ी। और जो लाइनिंग वाला चार्ट है वो दिखा रहा है कि 2010 में है, और जो ब्लैंक है, खाली वाला वाइट है, वो 2005 का दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 81 है, 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से लगभग कितना अधिक था। तो 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री, 2010 में ये कलाई घड़ी है, तो 2010 में, तो लाइनिंग वाला 2010 का है, तो 2010 में है 28.7 लाख। सब बिक्री लाख में दी हुई, तो 28.7 लाख है, 28.7 लाख 2010 में कलाई घड़ी। फिर है कि 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से, 2010 में मेज घड़ी, तो ये रहा मेज घड़ी। मेज घड़ी है 22.3, मेज घड़ी है 22.3 लाख की बिक्री से लगभग कितना अधिक था। तो सबसे पहले निकालेंगे कि कितना अधिक था। तो कितना अधिक निकालने के लिए करेंगे 28.7 माइनस 22.3 बराबर आ जाएगा 6.4 लाख। 6.4 लाख अधिक है। तो कौन अधिक है? कलाई घड़ी। किससे अधिक है? मेज घड़ी से। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो कितना अधिक है? 6.4। किससे अधिक है? मेज घड़ी से। तो मेज घड़ी का कितना है? 22.3। तो 6.4 बट्टा 22.3 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 28.7%। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28.7%। क्वेश्चन नंबर 82 है, 2010 में विराम घड़ी की बिक्री और 2005 में मेज घड़ी की बिक्री का अनुपात। 2010 में विराम घड़ी, तो 2010 में विराम घड़ी है 3.5। 2010 में विराम घड़ी है 3.5, और मेज घड़ी है, मेज घड़ी 2005 में, ये मेज घड़ी है, तो मेज घड़ी 2005 में है 9.5। तो 3.5 बट्टा 9.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 5 से काट देंगे, 7 संबंधे 19। तो इसका जो सही ऑप्शन है 7 संबंधे 19, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, 2005 में मेज घड़ी की बिक्री 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री से लगभग कितनी कम हुई। मेज घड़ी और दीवार घड़ी। तो 2005 में मेज घड़ी और दीवार घड़ी, मेज घड़ी है 9.5 और दीवार घड़ी है 30.5। 9.5 और 30.5, 9.5 और 30.5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मेज घड़ी है 9.5, मेज घड़ी है 9.5 और दीवार घड़ी है 30.7। ये 30.5 नहीं है, 30.7 है। प्रश्न कह रहा है कि 2005 में मेज घड़ी की बिक्री 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री से लगभग कितनी कम हुई। तो कितनी कम हुई निकालने के लिए इसको कर देंगे 30.7 माइनस 9.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.2। 21.2 लाख कम हुई। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 21.2, तो किससे कम हो रही है? ये हो रही है दीवार घड़ी से। तो दीवार घड़ी की टोटल है 30.7 बट्टा 21.2 बट्टा 30.7 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 69.05%। 69.05% ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84 है, 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर किस उत्पाद की रही। तो इस प्रश्न को लिए हम लोग डायग्राम को देखते हैं। पूछ रहा है कि वृद्धि की न्यूनतम दर किस उत्पाद की रही। तो डायग्राम अगर हम लोग देखें तो स्पष्ट है कि कलाई घड़ी में ये 21.3 से 28.7 हो रहा है। मेज घड़ी में 9.5 से 22.3 हो रहा है। विराम घड़ी में 5.5 से घटकर 3.5 हो जा रहा है, और दीवार घड़ी में 30.7 से बढ़कर 32.7।
तो पूछ रहा है कि न्यूनतम वृद्धि, तो वृद्धि तो इसमें हो नहीं रही है विराम घड़ी में, ये इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये कमी हो रही है तो इसमें मान लेंगे कि न्यूनतम वृद्धि यही दिखा रहा है, वृद्धि माइनस में इसकी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विराम घड़ी में, क्योंकि विराम घड़ी में जो वृद्धि है वो निगेटिव है। तो यह जो है न्यूनतम वृद्धि दर हो गई, इस किसकी हो गई, विराम घड़ी की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 है 2005 से 2010 तक किस उत्पाद की बिक्री में लगभग 135% की वृद्धि हुई। तो इसके लिए मेज घड़ी सबसे पहला ऑप्शन है, तो अलग अलग ऑप्शन निकाल के चेक करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेज घड़ी, तो मेज घड़ी में देखते हैं कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 2005 और 2010 में। मेज घड़ी में 2005 में है 9.5 और 2010 में है 22.3। तो इसमें प्रतिशत वृद्धि अगर हम लोग निकालें तो कितनी वृद्धि हो रही है, तो 22.3 माइनस 9.5, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.8 आ गया। तो वृद्धि हो जा रही है 12.8 की, तो 12.8 इसको प्रतिशत में निकाल लेंगे तो हो जाएगा 12.8 बट्टा कितने से वृद्धि हो जा रही है, 9.5 से। 9.5 12.8 बट्टा 9.5 गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 135%। तो 135% आ गई किसकी, मेज घड़ी की। और हमसे पूछ रहा है कि किस उत्पाद की बिक्री में लगभग 135% की वृद्धि हुई, तो किसकी वृद्धि हुई, मेज घड़ी की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब निर्देश है 86 से 90 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जिसमें विभिन्न मदों का उत्पादन हजार में दर्शाया गया है। जो एकदम डार्क है वो कॉम्पैक्ट डिस्क को दिखा रहा है, जो लाइट डार्क है वो पेन ड्राइव को दिखा रहा है, और जो वाइट में है ब्लैंक है कीबोर्ड को दिखा रहा है। और ये सब संख्या हजार में दी हुई है, उत्पादन दिया हुआ है इन सब का अलग अलग वर्षों में 2005, 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 है कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी है। तो 2006 में और 2008 में सभी को मिला देना है। तो 2006 ये रहा, 2008 ये रहा। तो 2006 में सबसे पहले उत्पादन हो रहा है, ये CD है कॉम्पैक्ट डिस्क जो डार्क को दिखा रहा है, इसका उत्पादन 10 है। और ये जो लाइट वाला है ये है पेन ड्राइव का, तो पेन ड्राइव का उत्पादन दिखा रहा है, ये बीच में है, ये लगभग है 7.5। इसके बाद है ये वाला जो ब्लैंक है कीबोर्ड को दिखा रहा है, और कीबोर्ड का उत्पादन कितना दिख रहा है, 15। तो 2006 में हो गया टोटल उत्पादन 10 + 7.5 + 15। और 2008 में हम लोग देखें तो ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है CD है 25 है, इसका उत्पादन हो रहा है। और पेन ड्राइव का उत्पादन हो रहा है 30 का, और कीबोर्ड का जो उत्पादन हो रहा है ये 20 का हो रहा है। तो टोटल उत्पादन पूछ रहा है, टोटल उत्पादन निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे, 10 + 7.5 + 15 + 25 + 30 + 20, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 107.5। ये टोटल आ जाएगा 107.5, इतना हो रहा है उत्पादन। और ये सब संख्या हजार में दी हुई है, तो इसमें हजार से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 107.5 गुणे 1000, तो ये आ जाएगा 10,75,000 1,75,000 या 1,07,500 टोटल उत्पादन हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1,07,500, ये है ऑप्शन नंबर 1 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1,07,500। प्रश्न नंबर 87 है सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी है। तो केवल पेन ड्राइव की सभी वर्षों में औसत संख्या पूछ रहा है। तो पेन ड्राइव है ये डार्क हल्का वाला, तो इसमें सब 2005 में है 15, 2006 में है 7.5, 2007 में भी है 15, 2008 में है 30 और 2009 में है ये 17.5। 2009 में 17.5 17.5 औसत संख्या पूछ रहा है सभी वर्षों का, तो सभी को जोड़ लेंगे, 15 + 7.5 + 15 + 30
प्लस 17.5, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 85, ये 85 आ जाएगा। और चूंकि ये संख्या सभी हज़ार में दी हुई है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 85,000। और टोटल है 1 2 3 4 5 वर्षों का है तो बट्टा 5 हो जाएगा। तो 85,000 में 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17,000। तो ये औसत संख्या कितनी आ गई? 17,000। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 17,000 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 88 है, वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी कुल संख्या, 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी कुल संख्या, 2008 में सीडी है 25 और पेन ड्राइव है 30, तो दोनों को मिला के कुल संख्या हो गई 55, 25 और 30 यानी कि 55। फिर है 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या में कितना अंतर है? तो 2006 में कितने कीबोर्ड बन रहे हैं? ये रहा 2006 में कितने कीबोर्ड बन रहे हैं? ये कीबोर्ड को दिखा रहा है, कीबोर्ड बन रहे हैं 15। तो इसमें अंतर पूछ रहा है, ये 15 कीबोर्ड बन रहे हैं, पूछ रहा है कि कितना अंतर है। तो 55 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 अंतर है। चूँकि सभी संख्या हज़ार में दी हुई तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 40,000। तो 40,000 का अंतर है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 है, क्रमशः वर्ष 2006, 7 और 8 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या, 6, 7 और 8 में, 6, 7 और 8 में कीबोर्डों की संख्या, 6 में कीबोर्ड हैं 15, 7 में हैं 30 और 2008 में है 20। तो सब टोटल संख्या हो जाएगी 15, 30 प्लस 20, यानी कि जब तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 15, 30 और 20 यानी कि 65, टोटल आ जाएगा 65। प्रश्न पूरा देख लेते हैं क्या है। क्रमशः वर्ष 2006, 7 और 8 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो 2006 में है 15, 7 में है 30 और 8 में है 20। तो अनुपात पूछ रहा है, इसको 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3:6:4। तो इसका जो सही अनुपात आएगा 3:6:4, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 90, वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या और 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात। तो 2009 में सीडी की संख्या, ये रहा 2009 में सीडी की संख्या है, ये है सीडी की संख्या है, ये बीच में आएगा, ये है 22.5। तो 2009 में सीडी की संख्या है, 22.5, ये है 22.5। और 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड की संख्या, 2005 में, ये 2005 में कीबोर्ड की संख्या, कीबोर्ड को दर्शा रहा है ये है 25। तो 2005 में कीबोर्ड की संख्या कितनी है? 25। तो अनुपात पूछ रहा है तो हो जाएगा 22.5/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 225/250। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 से काटने पे 9/10। तो इसका जो सही अनुपात आएगा 9/10, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 भिन्न दिवसों को 5 भिन्न हलवाइयों द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या दी हुई है। ये हलवाई हैं PQRST और दिन है मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, अलग अलग दिन दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, सभी हलवाइयों को मिलाकर वीरवार को बेची गई चपातियों की औसत संख्या। तो ये वीरवार है तो सभी हलवाइयों की पूछ रहा है, तो इसके लिए सभी को ऐड कर देंगे, 105 + 152 + 95 + 124 + 159, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 635 आ जाएगा। टोटल हलवाई हैं 1 2 3 4 5 हलवाई हैं, तो 635/5, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 127।
तो औसत संख्या कितनी आ गई 127, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 है, मंगलवार की तुलना में शनिवार को हलवाई आर द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मंगलवार को आर हलवाई बेच रहा है, ये आर हलवाई है, मंगलवार को 108 बेच रहा है, मंगलवार को 108 बेच रहा है, और शनिवार को बेच रहा है आर ये रहा, और शनिवार को बेच रहा है 154, शनिवार को 154 बेच रहा है। तो कितनी वृद्धि हुई, तो 154 में से 108 जब माइनस करेंगे तो ये वृद्धि बताएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 46 की वृद्धि है। तो 46 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है मंगलवार से, और मंगलवार को 108, तो ये इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 46 की वृद्धि हो रही है 108 से। तो 46/108 गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 46/108 गुणे 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42.6 प्रतिशत। 42.6% ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42.6%। प्रश्न नंबर 93 है, हलवाई पी द्वारा शुक्रवार को एवं हलवाई टी द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात है। तो पी द्वारा शुक्रवार को, ये हलवाई पी है, पी द्वारा शुक्रवार को 180, पी द्वारा शुक्रवार को 180, और हलवाई टी द्वारा बुधवार को, ये हलवाई टी है, हलवाई टी द्वारा बुधवार को 144, टी द्वारा बुधवार को आ गया 144, दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो 180/144, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 5/4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5/4। प्रश्न नंबर 94 है, सभी दिवसों को मिलाकर हलवाई एस द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या हलवाई टी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखते हैं, सभी दिवसों को मिलाकर हलवाई एस द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या है, तो ये एस है, सभी दिवसों में बेच रहा है 112, 120 प्लस 124, 150 और 296, तो टोटल बेची गई इसके चपातियों की संख्या हो जाएगी इन सभी को ऐड करने के बाद 802 हो जाएगी। और हलवाई टी द्वारा सभी दिवसों में बेची गई चपातियों की संख्या 122, 144, 159, 118, 152, जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 695। तो 802 और 695, यस है 802 और टी है 695। एस द्वारा है, ये एस है, तो एस द्वारा है 802 और टी द्वारा है 695। तो पूछ रहा है कि चपातियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यस द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या है 802 और टी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या है 695। तो 802/695 गुणे 100% निकालने के लिए, और जब इसको चालू करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 115%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 95 है, यदि हलवाई पी द्वारा शुक्रवार को बेची गई चपातियों की संख्या से रविवार को 25% अधिक चपातियां बेची गईं एवं हलवाई एस द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या से 35% अधिक चपातियां रविवार को बेची गईं, तो इन दोनों हलवाइयों द्वारा रविवार को कितनी चपातियां बेची गईं। तो है पी द्वारा शुक्रवार को बेची गई चपातियों की संख्या देखते हैं। पी द्वारा, ये पी है, पी द्वारा शुक्रवार को बेची गई चपातियों की संख्या है 180। पी द्वारा शुक्रवार को बेची गई चपातियों की संख्या है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 180। और यस द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या, यस द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या है 120। यस द्वारा बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या है 120। तो अगर अब यहाँ से निकालें हम लोग कि शुक्रवार को बेची गई चपातियों की संख्या, रविवार को 25% अधिक चपातियाँ बेची गईं, तो हलवाई पी द्वारा अगर शुक्रवार को 180 बेची जा रही हैं और रविवार को इसके 180 का 25% अधिक बेचा जा रहा है, तो रविवार को बेची गई चपातियों की संख्या जब निकालेंगे यहाँ से पी द्वारा रविवार को,
तो ये हो जाएगा 180 का 125%। तो 180 का 125% बराबर 180 गुणे 125/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो इस प्रकार से पी द्वारा रविवार को बेची जा रही हैं 225 चपातियाँ। इसी तरह यहाँ से यश का निकालेंगे। यश द्वारा जो है रविवार को जो चपातियाँ बेची जा रही हैं वह बुधवार को बेची गई चपातियों की संख्या से 35% अधिक हैं। तो 35% ये अधिक हैं, तो यश द्वारा बुधवार को बेची जा रही हैं 120, तो रविवार को हो जाएगा 120 का 135%। तो 120 गुणे 135/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 162। तो अब पूछ रहा है कि तो इन दोनों हलवाइयों द्वारा रविवार को कितनी चपातियाँ बेची गईं। तो कितनी चपातियाँ बेची गई इसको निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे। ये 225 और 162 को ऐड कर लेंगे, दोनों रविवार को बेची जा रही हैं। तो 225 + 162 जब दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 387। 225 + 162 बराबर 387, इसलिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर होगा। अब निर्देश 96 से 100 तक के प्रश्नों के लिए निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए 5 वर्षों में 5 स्वास्थ्य केंद्रों में सदस्यों की संख्या दिखा रहा है। ये स्वास्थ्य केंद्र हैं A, B, C, D, E और वर्ष है 2009, 10, 11, 12, 13। प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है, वर्ष 2009 एवं 2011 को मिलाकर स्वास्थ्य केंद्र C में सदस्यों की कुल संख्या। तो C है, ये स्वास्थ्य केंद्र C में के द्वारा 2009 में सदस्य हैं 158 और 2011 में है 128। तो C में कुल सदस्य संख्या हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे 158 + 128, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 286। तो C द्वारा 2009 और 2011 में मिलाकर कुल संख्या हो जाएगी सदस्यों की 286। फिर इन्हीं वर्षों में स्वास्थ्य केंद्र E में सदस्यों की कुल संख्या, तो इन्हीं वर्षों में तो ये रहा E का 2009 में 171 और 2011 में है 181। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिला के सदस्यों की संख्या हो जाएगी 171 + 181। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 352। तो फिर कह रहा है कि कुल संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकालने के लिए 286/352 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/16। तो अनुपात आ गया 13/16, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा 13/16। प्रश्न नंबर 97 है, वर्ष 2010 में स्वास्थ्य केंद्र C, D एवं E को मिलाकर सभी सदस्यों की कुल संख्या के 62% पुरुष सदस्य पुरुष थे। तो इन केंद्रों में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या क्या है। तो 2010 में C, D एवं E में कुल सदस्य कितना है। 2010 में C में 163, D में 147 और E में 140। तो टोटल कुल कितने सदस्य होंगे 2010 में C, D, E को मिलाकर 163 + 147 + 140। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 163 + 147 + 140, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 450। तो टोटल सदस्य आ गए 450। और इसमें दिया रहा है कि पुरुषों सदस्यों की कुल संख्या के 62% सदस्य पुरुष थे। तो इन केंद्रों में पुरुष सदस्यों की संख्या, तो 450 का 62% पुरुष हैं तो हो जाएगा 450 गुणे 62/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 279। तो पुरुषों की संख्या टोटल कितनी हो गई 279। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 98 है, वर्ष 2009 में स्वास्थ्य केंद्र A एवं B को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या। तो A एवं B के सदस्यों की संख्या 2009 में, तो ये रहा 2009 में A एवं B की 198 और 207। तो 198 + 207 करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 405। तो 2009 में आ गए 405। तथा वर्ष 2013 में स्वास्थ्य केंद्र D एवं E को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या 2013 में D एवं E, तो ये रहा 2013 में D में 141 और E में 167। तो 141 167 प्लस कर देंगे दोनों को, तो टोटल सदस्यों की संख्या आ जाएगी 308। तो अब पूछ रहा है कि कुल मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है। अंतर पूछ रहा है, तो 405 में से 308 माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 97। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 है, वर्ष 2012 में स्वास्थ्य केंद्र A, C एवं E
के को मिलाकर सदस्यों की औसत संख्या क्या है? तो 2012 में ए सी एम ई 2012 में ए में है 142, सी में है 181, ई में है 196। तो टोटल कितने हो गए? 142 प्लस 181 प्लस 196। तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 142 प्लस 181 प्लस 196। तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 519। औसत संख्या पूछ रहा है तीनों में, तो बट्टा 3 हो जाएगा। 519 बट्टा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 173। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 100 है, वर्ष 2010 की अपेक्षा 2013 में स्वास्थ्य केंद्र बी के सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बी का पूछ रहा है, स्वास्थ्य केंद्र बी का 2010 एवं 13 में। बी का 10 में है 125 और 13 में है 190। बी का 10 में है 125, 2013 में है 190, 125 और 190। 2010 में 125, 2013 में है 190। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले निकालेंगे टोटल वृद्धि कितना हुई। 190 माइनस 125, इसमें जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 65 की वृद्धि हो जा रही है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 65 बट्टा कितने से वृद्धि हो रही है? 2010 में 125 से अधिक वृद्धि हो रही है, तो ये 65 बट्टा 125 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 52%। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।